यहाँ की उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वरूप के आधार पर जो है प्रदूषण के प्रकार दिखाना। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो कल देखे थे, आज जो बचे हुए हैं वो हम देखेंगे। और जो पोल्यूशन से संबंधित या इसी से संबंधित एक और घटना है, आप लोगों ने सुना होगा भोपाल त्रासदी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? मध्य प्रदेश। ये कैसी गैस थी? एक जहरीली गैस थी, विषैली गैस थी, जो कि कीटनाशक गैस थी, क्योंकि कीटों को खत्म करने के लिए ही विषैली गैस वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये घटना बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की घटनाएं और भी हो चुकी हैं, जो है विषैले गैसेस की या जो रेडियो एक्टिव तत्वों के रिलीज होने से भी प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे भी प्रॉब्लम्स कई बार हो चुकी हैं। लेकिन आपके इंडिया का ये सबसे बड़ा घटना है जहाँ पे जहरीली गैस, जिसको मिग भी कहते हैं, मिग गैस या इसी को मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, ये भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? डेट एग्जाम में आने का हाँ, 3 दिसंबर 1984 की घटना है ये। तो डेट और जो सन है दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है। और कौन सा गैस रिलीज हुआ था ये भी आ चुका है, कहाँ की घटना है ये भी आ चुका है। तो ये भी एक पॉल्यूशन का उदाहरण है। और ये घटना चूंकि रात में हुआ था तो लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से जो गैस से हजारों की संख्या में लोग इफेक्टिव हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, डेट याद रखिएगा। दूसरा, हम वायु प्रदूषण देख रहे थे कल। वायु प्रदूषण में हम आज आगे बढ़ेंगे कि सरकार ने वायु प्रदूषण के क्षेत्र में क्या किया है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है सुने होंगे दिल्ली में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है ना कि वायु प्रदूषण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर हो गई है। और खास करके सबसे ज़्यादा जो शहरों में पोल्यूशन होता है, आप जानते हैं मोटर गाड़ियों या परिवहन की वजह से होता है, क्योंकि इनसे जो आप जीवाश्म ईंधन जलते हैं और जो धुआं निकलता है या जो दूसरे ठोस अपशिष्ट निकलते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। और यहाँ से लगभग बहुत तरह की गैस रिलीज होती है जो इन्वायरमेंट के लिए, जो पादपों के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो आपने देखा होगा ऑड इवन जैसी जो है कार्य ही दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ऑड इवन मीन जानते ही होंगे कि एक दिन जो है सम संख्या वाली गाड़ियाँ चलेंगी और एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियाँ चलेंगी। इसके अलावा सरकार ये भी सोचती है कि लोग सार्वजनिक जो यातायात है उसका उपयोग ज़्यादा करें, यानी कि पर्सनल गाड़ी से कम चले, ज़्यादातर मेट्रो बस या जो दूसरी चीज़ें उसका उपयोग करें, ताकि गाड़ियाँ कम निकले घरों से, फ्यूल कम उसमें उपयोग हो और पॉल्यूशन कम हो। इसी के साथ सरकार ने कुछ BS सेकेंड फोर्थ जैसे जो अवधारणाएं भी लाई है ना, खास करके दिल्ली जैसे महानगरों में जो गाड़ियां हैं ये BS सेकेंड, BS मतलब क्या होता है? स्टेज। जैसे आप कहते हैं मोबाइल जनरेशन के आधार पर ना 4G 5G 6G, तो जितना ज़्यादा आगे जी लगेगा बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा आधुनिक होगा, हाईटेक होगा, उतना ही वो बेहतर होगा, सुचारू रूप से चलेगा, फास्ट होगा और उसमें उतनी ज़्यादा फंक्शंस होंगे। ऐसे आपकी गाड़ियों में आते हैं ना BS सेकेंड 4 6, यानी कि वो गाड़ियाँ आधुनिक होंगी, उसमें जो जीवाश्म ईंधन होंगे वो कम लगेंगे या उसमें से जो जहरीली गैसेज हैं उसका उत्पादन कम होगा, थोड़ी हाईटेक होंगी। और इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक वाहन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या हाइब्रिड वाहन, यानी कि उसमें थोड़े से बैटरी और थोड़े दूसरे चीज़ों का उपयोग हो जिससे हानिकारक वो कम हो। आप देखते होंगे ई रिक्शा बहुत चलने लगा है जो कि सौर ऊर्जा या बैटरी चार्ज करके चलता है, बैटरी से भी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो आपका वायु प्रदूषण है ये कम होगा, जो इतना ज़्यादा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो BS सेकेंड है ये गवर्नमेंट ने कब लागू किया था? 2000 में जो है आपका BS सेकेंड लागू किया गया था। आगे चल करके फिर इसको बढ़ा करके 2017 में ये आपका BS 4 कर दिया गया था। BS 4 हो गया, लेकिन ये उतना उन्नत नहीं था, इसलिए और भी तेजी से बदलाव लाया गया और 2018 में फिर से इसमें परिवर्तन आया और 4 के बाद 5 ना ला करके सीधे BS 6 आ चुका है। तो अभी क्या हो गया है आपका BS 6 आ गया है। और 2020 तक सरकार ने घोषणा कर दी थी कि 2020 तक जितने भी वाहन होंगे वो BS 6 पे ही आधारित होंगे। ये लक्ष्य रखा था सरकार ने कि 2020 तक इस तरह का काम किया जाएगा। साथ ही जितने पुराने मॉडल की गाड़ियाँ 2005 के पहले की जितनी भी गाड़ियाँ बनी हुई थी जो बहुत पुराने मॉडल की थी, जो बहुत ज़्यादा फ्यूल
जो है उपयोग करती थी, बहुत ज़्यादा धुएं का उत्सर्जन करती थी, उन सबको एनसीआर में प्रवेश पे बैन लगा दिया गया कि दिल्ली एनसीआर में ऐसी गाड़ियों को प्रवेश वर्जित है, जो कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी आपकी दिल्ली बन गई थी पूरे विश्व में। और दूसरे नंबर का आपका यूपी का कानपुर में आप जानते हैं ना, बहुत सारा इंडस्ट्री है वहाँ पर, आपके उद्योग धर्मों से संबंधित है, फाइबर से संबंधित है, साथ ही आप देखेंगे चमड़ा उद्योग है वहाँ पर। इसके अलावा विस्फोटक सामग्रियाँ, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो है आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दाल और चीनी का अनुसंधान भी आपके जो है कानपुर में ही है। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है कानपुर। आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ की सड़कें अभी भी बहुत जो है धूल भरी है और हर जगह जो है गंदे नाले जैसी चीज़ें बहती रहती हैं, बहुत स्मेल आता है और फैक्ट्रियों का पूरा भरमार है कानपुर में। तो काफ़ी पुराना शहर है और काफ़ी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। आप जानते हैं पहले सूती का जो वस्त्र है बड़े पैमाने पे वहाँ पे उत्पादन होता था, बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो कानपुर भी आपका जो है यूपी में सबसे ज़्यादा, या कहीं पूरे इंडिया में अगर बात करें तो कानपुर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। और वर्ल्ड पे तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आपकी दिल्ली आ चुका है। तो इसलिए दिल्ली का जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत हैं, लेकिन उत्सर्जन इतना ज़्यादा होता है कि वो उतना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो BS जो फर्स्ट आपका सेकेंड है, फोर्थ है, सिक्स है, ये याद रखिए। अभी तक आपका जो गाड़ियाँ हैं वो BS सेकेंड तक सिक्स तक हो चुकी है। इसके अलावा आपकी एक योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिसको कहा गया है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हो इलेक्ट्रिसिटी से चले। जैसे आप देखते हैं मेट्रोज हैं, मेट्रो वगैरह है, इसके अलावा आपके ई रिक्शा है, आपकी जो अपनी इंडिविजुअल गाड़ियाँ हैं, ये सब भी अब क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पर ये आधारित हो रहे हैं। और अब ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक उत्पादन है ये कोयले वगैरह से कम उत्पादित करके जल के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा इनका उत्पादन किया जाए। हालांकि हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो सौर ऊर्जा है उसका हम जो उपयोग कर सकते हैं, उसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं। फिर जो वायु है इससे हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा कहाँ पर है, इन क्षेत्र में कौन से देश और राज्य आगे हैं, इन सब भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी हमारा प्रयास क्या है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें और जो अभी जीवाश्म ईंधनों पे गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, उनके इंजनों में उनकी जो क्षमता है उसको कम की जाए। अभी आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जो बहुत कम फ्यूल जो है यूज़ होती है उसमें और वो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेती हैं। तो ये सब इसी क्षेत्र में है कि फ्यूल का दहन कम से कम हो, ताकि जो उससे पोल्यूशन हो रहा है वो कम से कम हो। तो वायु प्रदूषण आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या हो गई है इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वाहनों का ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो पोल्यूशन है ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है या हम इससे प्रत्यक्ष रूप से जो है रूबरू होते रहते हैं। जब भी आप देखिए इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो धुआं सा दिखने लगता है, या जो स्मेल आता है तो अभी हमें लगता है कि यहाँ की जो हवा है वो साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा जो है फील करते हैं। साथ ही आप देखेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि जैसे आपके सूचकांक आते हैं ना, उसमें नंबरिंग के आधार पे बताया जाता है कि कौन सा देश किस क्षेत्र में आगे है, जैसे हैप्पीनेस का है या प्रेस की स्वतंत्रता है, तो सूचकांक के आधार पे होता है। जिसका सूचकांक ज़्यादा उसकी स्थिति खराब और जिसका सूचकांक कम उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो वायु गुणवत्ता के आधार पर भी सूचकांक निकाला जाता है कि किस शहर का सूचकांक अच्छा है और किसका नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि स्वच्छता के आधार पर आपका कौन सा जो है शहर लगातार 4 सालों से फर्स्ट पे है, इंदौर है। और साथ ही जल का उपयोग के क्षेत्र में भी वो उपयोगिता के क्षेत्र में भी इंदौर आपका फर्स्ट पे है और लगभग ही 4 सालों से फर्स्ट स्थान पर। बहुत अच्छी बात है, उसको अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो सूचकांक आते हैं इसमें है कि अगर 0 से 50 तक का है, 0 से 50 है तो ये आपका अच्छा है, यानी कि उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये 51 से 100 है तो स्थिति थोड़ी खराब है। अगर ये 101 से लेकर के ये 200 तक है तो स्थिति और खराब है, और 200 से लेकर के या 300 तक है तो और ज़्यादा। इस तरह से ये लगभग 5 निकाले जाते हैं जो आपके सूचकांक होते हैं, और ये जो मानक होता है इसी के आधार पर तय होता है कि कहाँ की स्थिति अच्छी है और कहाँ की खराब है। तो ये नंबरिंग दी जाती है, जो आपकी 0 से 50 होगी ये अच्छी होगी, जो आपका 51 से 100 होगा ये संतोषजनक है, यानी कि कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। इसके अलावा जो आपका इसके बाद होगा वो सामान्य रूप से प्रदूषित होगा। उसके बाद खराब है,
और फिर बहुत खराब है और उसके बाद फिर चिंताजनक है, यानी कि अब उस पर विचार करना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो ये सूचकांक भी निकाले जाते हैं। तो ये सूचकांक जब भी नंबरिंग ज़्यादा हो तो सूचकांकों में जान लीजिए स्थिति उसकी खराब हो रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है। तो ये सूचकांक भी आते हैं। साथ ही उद्योग धंधों के लिए भी सूचकांक निकाले जाते हैं कि जो उद्योग धंधे इनके लिए भी क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि कौन है जो लाल सूची में आएंगे, लाल मतलब रेड सूची या श्रेणी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो है ऑरेंज, या इसको करेंगे आप नारंगी, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे पे आता है हरा और चौथे पे आता है सफेद। तो ये भी है आपकी, ये कहाँ से संबंधित है, उद्योग धंधे से संबंधित है। यानी कि अगर कोई रेड लिस्ट में है, यानी कि वो उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, और आप जानते हैं उद्योग धंधों में एक तो धुआं है, दूसरा उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक और कचड़े अन्य रूप में भी होते हैं। तो अगर वो रेड लिस्ट में है तो इसका मतलब वो उद्योग धंधे जो आपके सार्वजनिक प्लेस होंगे या जो घनी आबादी वाला इलाका होगा या जो सेंसिटिव जोन होगा उसको वहाँ लगाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। जो ऑरेंज वाले हैं इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हरे वाले संतोषजनक है, व्हाइट वाले सबसे अच्छे हैं। इनको बिना किसी हेजिटेशन के या बिना सोचे कहीं भी लगाने का अनुमति मिल जाता है कि अगर व्हाइट सूचकांक वाले हैं तो ये कहीं भी अपना उद्योग धंधा खोल सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। लेकिन अगर रेड और ऑरेंज में है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा कि वो आबादी से दूर हो ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव ना करे लोगों को, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जानते हैं उद्योग धंधों से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। तो ये चारों सूची के उद्योग धंधे आपके देश में पाए जाते हैं, लेकिन अभी सरकार की कोशिश क्या है कि जो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं उन्हें थोड़ा सा दूर रखा जाए। जैसे ईंट भट्टे में अभी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पास लोगों ने ईंट भट्टे लगा दिए हैं। तो अभी क्या है, धीरे धीरे सरकार जब जागरूक होगी तो सोचेगी कि ईंट भट्टी भी डिस्टेंस पर हो, जब यहाँ का एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। जबकि ज़रूरत क्या है कि अभी से उस पर विचार करें कि ये जो चीज़ें हैं ये आबादी से दूर हो या इनके लिए कोई और ऑप्शन हो कि जो है जो इतना ज़्यादा धुआं निकलता है उसको कम किया जा सके। तो जब तक स्थिति खराब नहीं होती तब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, जबकि ज़रूरत होती है पहले से करने की। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका है कि जो है राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, यहाँ से IAS में क्वेश्चन आ चुका है कि जो राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड है इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल की गई हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन था कि कौन सा शामिल नहीं। तो कूट में क्वेश्चन आते हैं IAS के, आपको पता ही है। तो ये कूट में था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मिला दिया गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस और मिला दिया गया था, वो दोनों नहीं थी। कौन कौन से हैं ये नोट कर लीजिएगा। आपकी राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, यानी कि व्यापक स्तर पर इन पर ध्यान दिया जाएगा। पहला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, हेडिंग है राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, और इसमें आपकी जो है ये 12 प्रदूषक ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है PM10, PM10। और इसके बाद है PM2.5, PM10 और PM2.5। ये क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि ठोस प्रदूषक जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी श्वसन प्रक्रिया को और पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसके अलावा आपका है ओजोन, ओजोन भी है, और लेड है, लेड मतलब सीसा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अमोनिया है, बेंजीन है, बेंजीन। आर्सेनिक है, आर्सेनिक। इसके बाद हाँ आर्सेनिक हो गया। निकेल है, निकेल। और लास्ट है बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन, पायरीन, बेंजोपायरीन। ये तो आपके हैं वायु प्रदूषण से संबंधित वो पदार्थ जिनके लिए सरकार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनको
किया जाए। और इनको कंट्रोल करने का जो है तरीका सबको पता है। पहला तो कम से कम उपयोग करें ऐसी चीज़ों का जिससे कोई प्रॉब्लम होती है। दूसरा, उसकी जगह पे कोई दूसरा जो सोर्स हो उसे ढूंढे, जैसे कि आप जानते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा जो आपके होते हैं, उसकी परंपरागत में आप देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम या दूसरी गैसेस आती है। और जो कि अपरंपरागत वाली है, यानी कि जैसे सौर है, आपके जल से है, वायु से है, भूतापीय ऊर्जा है, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो सरकार दोनों तरफ काम कर रही है। एक तो जो चल रहा है उसमें परिवर्तन लाया जाए, उसको कम किया जाए। और दूसरा, जो परंपरागत हमारे ऊर्जा स्रोत है उनके स्थान पर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें। परंपरागत में समझ रहे होंगे कि जो परंपराओं से चला आ रहा है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम हमारे जो है आदत में है या उसी का हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं पुराने टाइम से या लॉन्ग समय से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करेंगे, क्योंकि सोलर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जो आपका जल ऊर्जा है इसका उपयोग हम शुरुआत में नहीं करते थे, वो हमारी परंपराओं में नहीं था। तो वो क्या हो गया, आपका गैर परंपरागत हो गया। या इसी को हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय करते हैं। नवीकरणीय मीन्स आपके जितने भी सूर्य हैं, यानी कि जो ऊर्जा आप कभी खत्म नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं और कौन सा ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। जैसे आप सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्लेट्स लगाने होते हैं, तो इसको लगाने के लिए आपको लैंड भी तो चाहिए और ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पर पर्याप्त सूर्य की किरणें मिले। उसे आप जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर उतनी पर्याप्त ऊर्जा सूर्य की नहीं मिलती है। खुला मैदान हो, सूर्य की किरणें मिले, साथ ही वो लैंड जो है अगर वहाँ पे लगा देंगे तो फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा लैंड हो जिसका हम उपयोग ना करते हो और वहाँ पर लगाए, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि हम जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर दें। बहुत बड़े लैंड को उसमें हमें इन्वेस्ट करना होगा, साथ ही उस पर धूल पड़ जाते हैं, उसकी सफाई भी करनी होगी। अगर धूल पड़ता है, ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो कम जो है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेगा, तो उसकी धुलाई सफाई भी जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ढूंढा जा रहा था कि क्यों ना समुद्रों के पर, क्योंकि समुद्र की सतह का बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते हैं, तो उस पर क्यों ना ऐसे प्लेट्स लगा दिए जाए कि वो सूर्य की किरणें आए और उससे हम अपना ऊर्जा उत्पादन कर लें। हमारा जो लैंड है वो भी नहीं फंसेगा, यहाँ अपने लैंड का उपयोग कर लेंगे। तो वो भी उतना आसान नहीं है, यानी कि एक संभावना है, लेकिन वो जल के साथ क्रिया करेगा, जल्दी क्षरण होगा उसमें। फिर आप जानते हैं समुद्रों में तूफान आते हैं, चाहे वो आप चक्रवात के रूप में ले या सुनामी के रूप में ले, अगर वो आएगी तो इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगी। और दूसरा, जो जल में रहेगा तो उसमें जो लगे होते हैं पार्ट, वो जल के साथ क्रिया करके जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे पास संभावनाएं हैं उसमें प्रॉब्लम्स भी है, वो प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को जानना होगा। हालांकि ये आप लोगों की ज्योग्राफी में देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ऊर्जा के क्या क्या संसाधन है और उसकी संभावनाएं क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। तो ये आपने देखा वायु प्रदूषण से संबंधित चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण का। तो जल प्रदूषण में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल वगैरह में आर्सेनिक का जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से राज्य के जल में आर्सेनिक बड़े पैमाने पे पाया जाता है, तो आपके पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है यहाँ के जल में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि पारा से कौन सी बीमारी होती है, आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है, नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि इससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा जो जल में पॉल्यूशन का आप बात करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हम मिट्टी में डाल रहे हैं वो क्या होते हैं, छन छन करके जल में जाती हैं। अगर हम उसे नदियों में, तालाबों में या ऐसी चीज़ों में उसको डाल रहे हैं तो भी छन के आपका वाटर में जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत आसान चीज़ें हैं, अगर इसको आप फील करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी नदी या कोई भी तालाब या कोई भी ऐसा झील नहीं होगा जो पॉल्यूशन युक्त ना हो। एक आपकी गंगा नदी थी, आपको पता है उसका वाटर कभी सड़ता नहीं था, और उसके पीछे क्या रीजन है कि गंगा का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। क्या है ये, वायरस है। हाँ, ये वायरस है, नाम तो इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन ये क्या है, ये वायरस है। और वाटर में बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो पानी को सड़ा देते हैं। तो ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये जितने भी आपके जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, उनको पनपने नहीं देते। तो गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो कि वहाँ पे जीवाणुओं को पनपने नहीं देता और उसका स्वतः ही साफ होता रहता है, उसकी सफाई करते रहते हैं।
लेकिन वो उन जीवाणुओं को खा सकता है जो कि खाने योग्य होंगे। उसके अलग मतलब अगर अलग से आप उसमें ई वेस्ट डाल रहे हैं या ऐसे कचरे डाल रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पॉलीथीन डाल रहे हैं, दूसरी चीजें डाल रहे हैं, तो उसको बैक्टीरियोफेज जो वायरस है नहीं खा सकता। इसी वजह से आप देखेंगे आपकी जो गंगा नदी है ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे 50,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले 100 नगर उसके किनारे जो है बसे हुए हैं। आप जानते हैं गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख से निकलता है और वहाँ पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके आप देखेंगे उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के लिए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इतने लंबे जो दूरी तय करती है, इस दरमियान 50,000 से ज्यादा जनसंख्या रखने वाले 100 नगर इसके किनारे बसे हुए हैं, जिनकी जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब इसी नदी में आ जाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि गंगा सबसे ज्यादा पॉल्यूशित कहां से कहां के बीच है। तो कानपुर से लेकर के जो ऊपर का इलाका है इसके बीच में जो आपका गंगा है ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशित है। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, खास करके कानपुर के आसपास आप देखेंगे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत है और उससे जो निकलने वाले सारे कचरे हैं वो नदियों में आ जाते हैं। इसी वजह से क्या होती है, जो नदियाँ होती हैं ये बन जा रही है मरुस्थल, मरुस्थल में जाते हैं, वही जैविक मरुस्थल, मरुस्थल नहीं जैविक मरुस्थल। और आपकी इंडिया की कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल में तब्दील हो चुकी है? यमुना। क्या ये भारत की है? कौन सी नदी है भारत की जो जैविक मरुस्थल हो चुकी है? बाकी तो हो रही है उस तरफ अग्रसर। हाँ, ये पूछा था कि यूपी की सबसे पॉल्यूशित नदी कौन सी है, तो आपका यमुना था। लेकिन मैंने पूछा कि भारत की कौन सी नदी है जो जैविक नदी बन चुकी है, सॉरी जैविक मरुस्थल बन चुका है। दामोदर का नाम सुना? ये झारखंड में बहता है और झारखंड में बस वो फिर जाकर के गंगा जो हुगली नदी गई है उसमें मिल गया है। तो जो दामोदर नदी है ये इसी के किनारे बहुत सारे बोकारो और जैसे इंडस्ट्रीज है जो पुराने जमाने से चल रहे हैं, इनकी जो खराब वेस्ट चीजें होती है इसी नदी में मिलते मिलते ये जो नदी है ये क्या हो गया है, जैविक मरुस्थल हो गया। जैविक मरुस्थल का क्या मतलब होता है? मरुस्थल तो पढ़ा है आप लोगों ने, जैविक मरुस्थल क्या होगा? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि जैविक वाले चीजें मतलब जैसे ये अलगी सब चीजें हैं जिसमें शैवाल सब बहुत ज्यादा होता है। हाँ सही है, आप क्या कह रहे हैं? अवसाद नहीं मिले, अवसाद नहीं, अवसाद तो दूसरी चीज हो जाएगी, वो तो सभी नदियों में एक टाइम के बाद आ जाता है। अवसाद हो जाती मिट्टी, यानी कि उसमें तलछटी बहुत आ जाती है और नदियाँ जो होती है वो छिछली हो जाती है, उनकी गहराई कम हो जाती है। और उस अवसाद को यानी कि मिट्टी को उसके अंदर जो भी है उसको हटा दीजिए तो अवसाद जो नीचे बैठ जाता है ना वो अवसाद होता है। या पानी में घुला रहता है मिट्टी वगैरह, जो पानी आपका धुला धुला गंदा गंदा दिखता है वो अवसाद है। लेकिन अवसाद से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जैविक मरुस्थल। मरुस्थल में जानते हैं जहाँ पे कुछ ना हो और जो आपका जैविक मतलब कि जहाँ पे जीवन ना हो, जीवन के लिए जो मरुस्थल हो गया हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका जैविक मरुस्थल हो जाएगा। ऐसा मरुस्थल जहाँ पे जीवन ही ना हो वो जैविक मरुस्थल हो गया, जीवन के लिए मरुस्थल। तो जो नदियाँ हैं जब उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि उसमें जीवों को जीने के लायक नहीं रह जाएगा, तो क्या होगा फिर वो जैविक मरुस्थल, उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। और दूसरी जो आपकी नदी है जो अभी कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, दूसरी जैविक मरुस्थल बन चुकी है, साबरमती का नाम सुना है? ये आपके गुजरात में बहता है साबरमती। और यहाँ पर भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, खास करके आपके सूती के जो उद्योग धंधे हैं आपके गुजरात और महाराष्ट्र में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि कपास उत्पादन यहीं पे ज़्यादा होता है। तो इसमें भी यही उद्योग धंधों के जो गंदे जो वेस्ट होते हैं वो मिलने की वजह से दूसरी जो जैविक मरुस्थल बन गई है वो आपका साबरमती बन गया है। और लूनी का नाम आप लोगों ने दिया, लूनी मरुस्थल नहीं बनी है, लूनी आपका क्या है? हाँ, वो विलुप्त हो जाती है, वो मतलब जैसे समुद्र तक नहीं जाता, वो स्थल में ही लुप्त हो जाती है, इसीलिए उसको स्थल लुप्त नदी कहा जाता है। और लूनी जो है ये कहाँ से निकलता है? अरावली की पहाड़ियों से निकलता है, लेकिन ये कच्छ की रंग तक जाते जाते ये विलीन हो जाता है, मिट्टी में जो है ये समाहित हो जाता है, खो जाता है। इसीलिए पूछते हैं कि स्थल रुद्र
नदी कौन सा है, तो आपका एकमात्र है जो कि लुंगी नदी है, तो ये इस तरह का है, लेकिन मरुस्थल नहीं। लेकिन यूपी की बात करेंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी कौन सा है, तो आपका यमुना है। यमुना को आप देखेंगे कि जो दिल्ली है वहाँ पे ये नाले के रूप में तब्दील हो गया है, और ऐसा नाला जिसमें कभी बहाव ही नहीं होता, अगर बारिश का मौसम ना आए तो ऐसे जमा रहता है, और एकदम बिल्कुल काला काला वाटर, इतना गाढ़ा और इतना बदबूदार है कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन या दूसरी गाड़ियाँ जाती है तो वो मतलब इतना ज़्यादा स्मेल करता है कि सांस लेना मुश्किल होने लगता है। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है यूपी की, ठीक है। सोचिए इससे भी ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी आपका दामोदर है या साबरमती है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में, और कुछ दिन ऐसे ही रहा तो आपकी यमुना भी क्या हो जाएगी, जैविक मरुस्थल हो जाएगा। तो ये आपका जल है, और आप जानते हैं कि जल का प्रदूषण कैसे होता है, तो जितने भी आपके ई वेस्ट जाते हैं, जितना भी कचरा जाता है या जो भी जीव जंतु के द्वारा निकाला जाता है, इसके अलावा आप देखते हैं नदियों के किनारे हमारी परंपराएं है ना कि लोगों के डेथ होने के बाद उनको ही जलाते हैं और फिर सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। और ये जो है प्रक्रिया लगभग सभी शहरों में या सभी जगह होता है, और सभी लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। इससे भी नदियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक चीज़ें भी जुड़ी हुई है जो नदियों में ले जाकर के लोग करते हैं। सरकार उस पर रोक लगाती है, लेकिन कौन मानता है, कोई मानता नहीं है इसको, बात को कोई समझ नहीं रहा कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो जो रासायनिक तत्व जाते हैं वो नदियों का जो एक पानी तंत्र है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वहाँ के एल्गीज, वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो शाकाहारी नहीं होंगे, और शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी किसको खाएंगे, फिर तो वो भी नहीं होंगे। आपकी गंगा नदी में ही कौन सी मछली पाई जाती है, जो मनुष्यों का एक तरीके से लोग कहते हैं कि फ्रेंड होती है या बहुत सीधी होती है, हालांकि ये इनको दिखाई नहीं देता है। ये भी क्या है, चमगादड़ की तरह वाइब्रेशन को रीड करके चलते हैं, और ये शुद्ध जल में पाई जाती है, जल को शुद्ध नहीं करती। अगर जहाँ पे मिलेगी इसका मतलब वहाँ का पानी जो है वो शुद्ध है। तो ये आप देखिए कि पटना के आसपास के जो गंगा नदी का इलाका है वहाँ पर मिलते हैं ये, और पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। तो एग्जाम में कभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपके पटना में है, और यहाँ पाई जाती है। और मुश्किल से शायद 50 ही रह गई है जो गंगा डॉल्फिन है, और ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय आपकी जलीय जीव है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, गंगा भी पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पे, जो बिहार वाला बेल्ट है वहाँ, चूंकि हमारे यूपी में गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है तो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। वो जहाँ पाई जाएंगी यानी कि वहाँ का पानी स्वच्छ होगा, तो अब उनको संरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये आपका है जलीय पॉल्यूशन। इसके अलावा आप जानते हैं कि मृदा प्रदूषण, मिट्टी में भी यही हाल है। जो भी हम खराब पदार्थों को पानी के द्वारा मिट्टी में डालेंगे वो भी दिक्कत करेगा। साथ ही जितने भी रासायनिक खादें हैं, कीटनाशक हैं, इनका आजकल बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, क्योंकि अभी आपके फसलों में कीट और रोग बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं, और उससे सुरक्षा के लिए, उससे बचाव के लिए जो किसान हैं या जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर ऐसे रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी भी पॉल्यूटेड होती है, क्योंकि वो मिट्टी में ही जाते हैं। आपकी इंडिया का कौन सा राज्य है जो आपका जैविक कृषि करने वाला राज्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, जैविक कृषि करने वाला एकमात्र राज्य है, यानी कि यहाँ पर क्या करते होंगे, क्या खास है जैविक कृषि का, क्या मतलब है, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हो। हाँ, जितनी भी रासायनिक खाद है, हाँ, वो काफी महंगे बिकते हैं। हालांकि उसमें भी लोग धांधलेबाजी करते हैं, मतलब टैग लगा देंगे कि ये जो है आपका जैविक, हाँ, लेकिन अब जांच करने से पता चलता है। तो वहाँ पर क्या करते लोग, जितने भी आपके रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेचुरल जो खाद होते हैं या जो नुकसानदेह नहीं होते हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएं कि जो रासायनिक चीजें हैं इनका उपयोग करके उत्पादन ज्यादा हो सकता है या जैविक चीजों से? सबका यही जवाब है। क्वेश्चन है कि क्या जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, इनका उपयोग करके ज्यादा उत्पादन हो सकता है, या जो जैविक खाद है, कीटनाशक है, उसका उपयोग करके ज्यादा उत्पादन ज्यादा हो सकता है? रिसर्च की प्रजातियां और रासायनिक से मैम, रासायनिक से उत्पादन ज्यादा होता है और नुकसान ज्यादा होता है। उत्पादन शुरुआत में, जैसे शुरुआत में उत्पादन आपको रासायनिक खाद से, रासायनिक चीजों से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब मिट्टी की उर्वर क्षमता समाप्त हो
जाएगी, घट जाएगी तो उत्पादन घटते घटते खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपके होते हैं जैविक खाद और ये सारी चीजें, ये शुरुआत में उत्पादन तो कम देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या इनकी उत्पादकता बढ़ती है, इनकी गुणवत्ता बढ़ती है खाद्य पदार्थों की भी और मिट्टी की भी। तो इनका उत्पादन घटेगा नहीं, बल्कि अगर अच्छे से देखभाल हो रही तो दिन प्रतिदिन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि उन्नत किस्म के बीज लगाने की जरूरत थोड़ी है, बस ये है कि आप उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव जैसे पुराने जमाने में कृषि होती थी, ले जाके बीज छिड़क देंगे, कोई भी नहीं, वहां पे उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सिर्फ रासायनिक यानी कि जो आपके एनवायरमेंट को, आपके सेहत को, मिट्टी को, जल को नुकसान पहुंचाए, ऐसी रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें जो खाद होगा, जो भी चीजें होंगी वो आपकी जैविक होगी, जो हानिकारक ना हो, तो वो उत्पादकता ज्यादा देगा। शुरू में नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी उत्पादकता दिनों दिन बढ़ेगी। लेकिन जो आपकी रासायनिक चीजें से उत्पादन करेंगे वो क्या करेंगे, उत्पादकता धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा, वो बंजर टाइप का हो जाएगा, ऊसर मृदा हो जाएगी। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऊसर भूमि है वो कहाँ पे है, राजस्थान पे। ऊसर की बात कर रहे हैं, मैंने लेटिनी की बात, ऊसर की जो उत्पादन जिसमें कम हो जाए, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा आ जाए, जो पोषक तत्व जो है वो समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं ऊसर। सबसे ज्यादा महंगा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा साउथ बहुत दूर चले गए। यस, यूपी में सबसे ज्यादा जो ऊसर मृदा है क्षेत्रफल में आपके उत्तर प्रदेश में है, यानी कि वो यूजलेस हो चुका है, उसमें इतना ज्यादा लोगों ने उपयोग कर दिया है। देखिए, मिट्टी का दोहन दो तरह से होता है। एक वे लोग जो बहुत ज्यादा खाद का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने के चक्कर में उसमें इतना ज्यादा खाद और कीटनाशक डाल देते हैं कि वो मिट्टी एक टाइम के बाद बेकार हो जाती है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। और एक वे लोग जो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो मिट्टी में कुछ बेहतरीन चीजें डाल सके, और वो ऐसे ही उत्पादन करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो भी यूजलेस हो जाता है। तो मिट्टी का दोहन दोनों कर रहे हैं, जो बहुत गरीब है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं उसमें डालने को, तो ऐसे ही उगाते रहते हैं और उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा उत्पादन होता है। और जो बहुत अमीर है वो भी बहुत ज्यादा करे, क्योंकि उनको लालच है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, तो उसके लिए उसमें से ज्यादा क्या करेंगे, कीटनाशक और इस तरह की खाद का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में हो रहा है। उत्पादन का वहाँ की मिट्टी का भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और बाकी हमारे यहाँ जानते हैं कि दो ही वर्ग है, या तो बहुत गरीब या तो बहुत अमीर। मध्यम जो है ये कम है, और सबसे ज्यादा सफर इन्हीं को करना पड़ता है। तो आपका समझ में आ गया होगा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में गंगा का सबसे अच्छा उदाहरण लिया आपने। और गंगा जो है नदी प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये बताइए। वो तो एनजीटी का बता रहे हैं, एनजीटी ये भी पूछ लेता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था। लेकिन मैंने पूछा गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट बताएं। ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और 1995 में इसे नदी संरक्षण मंत्रालय कर दिया गया, इसका नाम बदल करके 10 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो बनाया गया था गंगा नदी का जो साफ सफाई के लिए बनाया गया था, उसकी देखभाल के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसे भारत का या कहिए कि इंडिया का पवित्र नदी माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है, इसीलिए स्पेशली इसके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया कि आप इसकी साफ सफाई पे ध्यान दें और गंगा नदी के आसपास के इलाके में पेड़ पौधे लगाएं, उसको जो हरियाली है उसको बढ़ाएं, और साथ ही जो जल है उसमें जितने भी उद्योग धंधों से अपशिष्ट जाते हैं उस पर कंट्रोल करें। तो प्राधिकरण बनाया गया 1985 में, उसका नाम जो है बदल दिया गया, फिर उसको नदी संरक्षण जो है बोर्ड कर दिया गया। तो ये आपका 95 में किया गया था, नोट करना कर लीजिए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में इसकी स्थापना किया गया, और 1995 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय
नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। ऑयल जैपर बैक्टीरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? ऑयल जैपर बैक्टीरिया, ऑयल जैपर बैक्टीरिया, इसका नाम आप लोगों ने सुना है, एग्जाम में आ चुका है। उन्नीस में टेरी जो एक संस्था है जो साउथ में आपकी टेरी है, इसने बनाया था ऑयल जैपर बैक्टीरिया 1996 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि समुद्रों में मैंने कल पढ़ाया था कि मोस्टली क्या होते हैं, जो तेल लाने वाली शिप्स होती हैं, उससे जब तेल रिसाव होता है तो कई जो टन तेल है वो समुद्रों में सतह पर फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो पादप प्लवक है उनको प्रकाश संश्लेषण करने में दिक्कतें होती है। बाकी जो जीव हैं जो ऑक्सीजन को जल से ही लेते हैं, उनके शरीर में भी ये ऑयल प्रवेश कर जाता है और फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो ऑयल जैपर बैक्टीरिया है इसे टेरी ने बनाया 1996 में, और ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत कम समय में जो ऑयल होते हैं जो बिखरे रहते हैं उनको ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको तोड़ देते हैं। यानी कि इसको जैसे आपके जो सुसु बैक्टीरिया है क्या करते हैं, जो भी पदार्थ आपके तोड़ने युक्त होते हैं उसको तोड़ करके एनवायरमेंट में मिला देते हैं, वो नुकसान नहीं करता है। ऐसे ये भी क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उस जो ऑयल होता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देते हैं, और जल जो है जल में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एनवायरमेंट में मुक्त हो जाता है। तो ये याद रखेंगे ऑयल जैपर क्या है, ये बैक्टीरिया है, और इसे किसने बनाया है, टेरी ने बनाया है, और 1996 लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम क्या है कि ये तोड़ नहीं सकते उनको, जो ई अवशिष्ट है या जो अन्य ऐसे पदार्थ है जैसे कि प्लास्टिक हो गया या दूसरी चीजें हो गई, ये उनको नहीं तोड़ सकते। अगर हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऐसे बैक्टीरिया बना लें या ऐसे वायरसेस बना लें कि जो ऐसे ई अवशिष्ट को या ऐसे जो पॉलीथीन है या दूसरी चीजें हैं इसको भी तोड़ सके, तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सफाई हो सकता है, या बहुत सारी जो आपकी गंदगी है, जो पॉल्यूशन है, ये समाप्त हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बैक्टीरिया या वायरस अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। सोचिए प्लास्टिक बनाना कितना आसान है कि उसको लोगों ने बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाना कितना आसान है कि उस पर रिसर्च किया और उसे बना लिया, लेकिन उसको समाप्त करने की विधि ये नहीं कोई बना पा रहा है। ऐसे होता है ना, कभी कभी हम ऐसी चीजों का आविष्कार कर देते हैं कि हम उसे बना तो लेते हैं लेकिन फिर उसे जब समाप्त करने की बारी आती है तो हम समझ में नहीं आता। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा रोबोट, बहुत अच्छी मूवी है, समझने लायक है कि इंसान का हर आविष्कार हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होता है बहुत सावधानी पूर्वक किसी चीज का आविष्कार करना चाहिए। जैसे जिसने भी पॉलीथीन बनाया उसे सोचना चाहिए था कि ये आगे चल करके कितना हानिकारक होगा मिट्टी के लिए, वायु के लिए, जल के लिए। अगर पॉलीथीन नहीं होता तो भी हम सर्वाइव कर लेते, हम जो है बोरे का झोला लेके, कपड़े का झोला लेके या दूसरी चीजों से हम अपना काम चला लेते, लेकिन जब अवसर मिल जाता है तो हम काम नहीं चलाना चाहते। आज भी अभी बैन लग जाए तो सारे लोग फिर से उसी धरने में आ जाएंगे, लेकिन सरकार उस पर बैन नहीं लगा पा रही है। तो जिसने भी बनाया उसे नहीं बनाना चाहिए था, पहले देखना चाहिए था कि क्या ये हमारे लिए इसे हम समाप्त कर सकते हैं या नहीं। जैसे आपके जितने भी ऐसे एटम बम्स हैं, जो परमाणु बम्स हैं, इसको इंसानों ने बना तो लिया है और इतना ज़्यादा विध्वंसक है कि अगर उन्हीं के देश में वो उसमें विस्फोट हो गया तो पूरा का पूरा देश समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल करने की, जैसे एक बार इसको छोड़ दिया उसके बाद कोई चाहे कि उसे हम जो है नष्ट कर दे या उसकी ऊर्जा को कंट्रोल कर ले, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। ये जो क्या होते हैं अनियंत्रित, एक तो होता है नियंत्रित जो है श्रृंखला में काम करता है, और एक होता है अनियंत्रित, एक संलयन होता है और एक विखंडन। संलयन किसमें होता है, देखिए आटम बम और जो आपका है हाइड्रोजन, इसमें कौन सा संलयन में बना है, कौन सा विखंडन में बना है। ये भी पूछ लेता है कि संलयन से कौन बना है और विखंडन से कौन बना है। तो इसको बनाना तो लोगों के लिए कितना आसान था। आप देखेंगे कि रूस के पास इतने ज्यादा है, अमेरिका के पास इतने ज्यादा है, और इनमें से कोई भी देश के पास जो भी एटम बम्स है उनमें से 2-4 भी अगर उसमें विस्फोट हो गया तो पूरे विश्व को समाप्त कर देंगे। और इन लोगों ने इतना ज्यादा बना के रखा है कि मतलब धरती का नाम निशान मिट जाए, कुछ भी ना मिले। और उसको एक बार मतलब जैसे अमेरिका ने जो पहली बार गिराया था जापान, उसका दुष्परिणाम आज तक आ रहा है। उस दुष्परिणाम को रोकने का पावर किसी के पास
पास नहीं है कि हमने जो वहाँ पे किया उसको अब से रोक दे, समाप्त कर दे, उसको भी तो ढूंढना चाहिए। आपने कुछ बनाया है तो सोचिए कि हम इसको रोक भी सकते हैं कि नहीं, या इसका दुष्परिणाम क्या होगा। इंसान जब इतना स्वार्थी हो जाए या इतना ज़्यादा मतलब ना सोचते हुए काम करने लगे, तब वो जान लीजिए खतरा बहुत ज़्यादा है और आपकी पृथ्वी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चूँकि इतने आटम बम्स बन चुके हैं कि जितने इंडिया के पास है इतने ही पूरे विश्व को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। और सोचिए रूस और अमेरिका तो जैसे फैशन में रखे हुए हैं कि हमारे पास आटम बम्स की और इसकी मतलब बिल्कुल पूरी खेप ही खेप है उनके पास। और ये कोई बात नहीं रखी है, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि हम उसे अगर समाप्त करना चाहें या उसे रोकना चाहें या उसके दुष्परिणाम से विश्व को बचाना चाहें तो क्या हम बचा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके अगर कोई वर्क किया जाए तो बहुत से अच्छा होता है। लेकिन अगर काम ऐसा हो कि तबाही की सारी व्यवस्थाएं हो जाए लेकिन उससे रोकने का कोई आपके पास शस्त्र ना हो, तो क्या हो जाती है, वो चीज़ें बहुत घातक हो जाती है। और हम लोग बहुत घातक स्थिति में है। कोई होता है ना कि लकड़ी तैयार है, बस उसमें चिंगारी लगाने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। और वो सारी व्यवस्था इंसानों ने कर लिया है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ऐसे ही जो प्लास्टिक है जिसने भी बनाया उसे सोचना चाहिए था कि ये टूटेगा कि नहीं, आगे चल के कितना ज़्यादा घातक हो। हालांकि उसके अलावा ऑप्शंस तो है ना, अगर वो नहीं बनाते तो दूसरे ऑप्शंस थे, लेकिन ऐसे आविष्कार नहीं करने चाहिए इंसान को जो उसके लिए और साथ ही दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो। तो ऐसे आविष्कार पर रोक लगना चाहिए। और अभी जो देश है जो बना लिए हैं इतना ज़्यादा वो दूसरों को क्या कहते हैं कि आप मत बनाओ, आप मत बनाओ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उनको किसने अधिकार दिया रोकने का, या उन्होंने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन एनवायरमेंट में फैला दिया है। अब अविकसित और विकसित देशों को कहते हैं कि आप अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम करिए और उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये आदमी क्या है, स्वार्थीपन है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस। और ये चीज़ यूरोपीय कंट्रीज के लोगों के अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा था, उन्हें सोचना चाहिए। हालांकि अब हर किसी को सोचना चाहिए क्योंकि जो भी दुष्परिणाम आएगा वो सबको भुगतना पड़ेगा। जो लोगों ने गलती कर दी है अब उसे सुधारने की जरूरत है, ना कि उनके कंपटीशन में हम भी करें कि आपने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है, बहुत स्थिति घातक है। पॉल्यूशन की बात हो रही थी कि ये जो भी पॉल्यूशन है ये सब किसकी देन है, इंसानों की देन है। वरना जो हमारा पर्यावरण है वो जो भी चीज़ें करता है उसे बैलेंसिंग करने का पावर भी रखता है, लेकिन हमने उससे ऊपर जा करके बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। तो कल भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आज भी पढ़ी, तो कुछ क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं आप लोगों को कुछ याद है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूर्व में बताना है। पहला है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होता है, यानी कि शामिल होता है। क्या ये सही है? कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद भी जानते हैं ना, पारद, हाँ। और ये क्या है, कमरे के तापमान में जो तापमान होता है उसमें लिक्विड अवस्था में रहता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पदार्थ है जो कमरे के तापमान में लिक्विड अवस्था में रहता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है या गलत? नेक्स्ट है आपका कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और तीसरा है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब ऑप्शन में है, ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है केवल 3 और डी में है तीनों सही हो जाएगी। जो आपके ताप विद्युत गृह होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे मोस्टली जितने भी हानिकारक गैस होते हैं अब CFC वगैरह को छोड़ करके बाकी सारे निकलते हैं, चाहे वो सल्फर हो और चाहे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो और चाहे अन्य जो है जहरीली गैस हो। तो आपके ये तीनों हो जाएंगे। IS 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? क्वेश्चन है। पहला है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998। दूसरा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999। और तीसरा है ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तन नियम 2011। और चौथा है खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011। ये तथ्य आप लोगों को मैंने नहीं बताया है।
तो इसको बताएंगे कि क्या होगा इसमें। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें। भारत में निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके लिए एक मतलब जो है विस्तार पूर्वक नीति बनाई गई है कि इसमें कुछ मतलब जो है इसको कंट्रोल करने का या चीजें करने का कोशिश किया जाना चाहिए। तो पहला है जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998, दूसरा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक नियम 1999 और तीसरा है ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 और चौथा है खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011। तो सबसे ज्यादा जो वर्तमान की प्रॉब्लम्स है वो कौन सी है? ई अपशिष्ट। प्लास्टिक तो है ही, लेकिन ई अपशिष्ट भी क्या है अभी बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल आप जानते हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और ये भी टूटती नहीं है और ये जब मिट्टी में मिलती है तो इनसे और भी खतरनाक रेडिएशन होते हैं, इनसे और भी खतरनाक जो है पदार्थ निकलते हैं जो आपके जल और मिट्टी को वायु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपने मूवी देखा होगा ना, पक्षी राजा करके एक मूवी आया था जो भी है 2.0 करके था, हाँ उसमें दिखाया था ना मोबाइल कितना ज़्यादा घातक है। हम इंसानों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, लेकिन बाकी जो आपके जैविक चीज़ें हैं जैसे चिड़िया है, और आपको उसमें देखने को मिला होगा कि चिड़िया आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, उनका होना आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। वो मूवी देख के समझ में आया होगा। तो कुछ मूवी देखनी चाहिए, उससे क्या पता चलता है कि हमारा भविष्य आगे कैसा होगा, हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक कार्टून मूवी है उसमें दिखाया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसमें जो शेर को मार दिया जाता है फिर उसका जो लड़का है और उसकी माँ इंसाफ के लिए दिल्ली जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी वो भी बहुत अच्छी है, उसको देख करके हाँ वो मूवी देख करके आपको समझ में आएगा कि जो इंसान है वो जो पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे जीव हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, उनके साथ कितना ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आपके परिवार के एक व्यक्ति को कोई कुछ कर दे तो पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है, उसको मतलब जो भी सजा उससे हो पाए और देते हैं, फौरन देते हैं। लेकिन जो जानवरों का परिवार है हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ बस, उनका भी तो परिवार होता होगा, जीवन होता होगा, वो भी तो सोचते होंगे। अगर उस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है इंसानों के द्वारा। हालांकि ये सारी फील करने की चीज़ें हैं और ये फील होती नहीं है सबको। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्वेश्चन है, फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता है इस पर। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं जो आपके छोटे छोटे ठोस अपशिष्ट हैं, इनके विषय में सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्या है, सबसे बड़ी चिंता का कारण ये क्यों है? तो ऑप्शन में है ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, कोई एक ही इसमें सही है। दूसरा, ये बच्चों के त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। तीसरा, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। और चौथा, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। मुझे पता था ज्यादातर लोग यही जाएंगे। चौथा जो आपके छोटे छोटे ठोस कण हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते आंखों से, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। मैंने बताया था वो सबसे ज्यादा श्वसन तंत्र और प्रकाश संश्लेषण के लिए हानिकारक है। अब इनमें से कौन सा इसमें ऑप्शन में है ये बताएं। पहला है ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। दूसरा है ये बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण बनती है। तीसरा, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है। और चौथा, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए। अरे जब वो दिखाई नहीं देती तो उसको कैसे मिलाओगे बच्चा? कैंसर, क्या मैंने बताया था कि छोटे छोटे जो कण हवा में तैर रही है कैंसर पैदा करते हैं। यानी कि मैंने बताया था इनसे दो ही सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, हालांकि उसके बाद और इंसानों को क्या करेगा
छोटे हैं कि दिखाई नहीं देते। आप सांस लेंगे अंदर जाएगा, फेफड़े में जाके जमा हो जाएगा और फिर श्वास संबंधी बीमारी, अस्थमा जैसे रोग हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम होता है उस छोटे कणों से। और दूसरा, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण में बाधा करता है। अब यहाँ पे स्थलीय पौधों का जिक्र नहीं है, जलीय पारितंत्र का दिया है ना। जलीय पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, तो वहाँ का पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा, तो वो पादप बनेंगे। जो आपके शाकाहारी है उनको भोजन नहीं मिलेगा, वो बनेंगे। बड़े जीवों को नहीं मिलेंगे, छोटे जीव तो वो क्या खाएंगे। तो पहला ही जो पॉइंट है वही सही है। आप लोग बहुत दूर तक चलेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा भ्रमण करके आप लौट आइए। आप इनमें से किसी को बोला कर देंगे और फिर जो है वो आपको माइनस, जब तक लौटेंगे तब तक माइनस हो चुका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसीलिए भ्रमण मत ज़्यादा कीजिए, जो तथ्य बताए जाए उसी को बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ते हैं उसको वीडियो को कम से कम 4-5 बार सुना चाहिए। जितनी बार सुनेंगे ना 2 नया पॉइंट आपको जरूर इसमें मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा दिमाग आपका एक्टिव नहीं होता। 1 घंटे लगातार एक्टिव नहीं होते आप। क्लास में बहुत सारे पॉइंट मेरे द्वारा बोले गए मिस कर जाते होंगे। ऐसे वीडियो या किताब, जिस किताब को आप पढ़ते हैं ना, एक किताब को कम से कम 10 बार 15 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे एक नया पॉइंट उसमें से आपको मिलेगा और इस तरह से उस किताब के ज़्यादातर पॉइंट आपको रीड हो जाएंगे। और अगर आप 10 किताबें पढ़ेंगे ना तो सबके थोड़े थोड़े होंगे और वो कभी भी 60-70% नहीं हो पाते। इसलिए कोई अच्छी किताब हो उसको बार बार पढ़िए। ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों का कि जो टीचर की किताब है वही जान लो और उसके बाद टीचर के जितना ज्ञान हो जाएगा। वही नहीं है, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना वो एक किताब पढ़ के नहीं आते। मैं भले ही सामने रखी हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको किताबों में मिलेंगी ही नहीं। क्योंकि आदमी जब पढ़ने लगता है ना तो पढ़ते पढ़ते उसको बहुत सारे ज्ञान ऐसे ही हो जाते हैं, वो कोरिलेट करता है उस किताब का पढ़ा हुआ उस किताब का पढ़ा हुआ। और ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है, मतलब सारे बच्चे पूछते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसी में सब लिखा होगा और वो पता चल जाए तो हो जाएगा। अगर मैं ये किताब दे दूँ तो आप सोचेंगे मैम ने कैसे इसको पढ़ाया है, पहले तो समझ नहीं पाएंगे। और पहली बात तो किताब बिल्कुल टीचर्स को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे ना उनको लगता है इसी में से तो पढ़ाए हैं और जब खुद पढ़ना पड़ेगा ना तो उसका 20% भी नहीं समझ। हाँ बेटी चलिए क्वेश्चन पे आइए। जो आपने पढ़ा है उसको पहले बता दीजिए, उसके बाद लास्ट में किताब भी ले लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो दिया है कि जो भी ऊपर ऑप्शंस हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में जो है निर्मुक्त होते हैं। ऐसे कौन से गैसें हैं, अगर आप उनको जो अभी आपके फसलें होती हैं या जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उनको जलाएंगे तो ये इन्वायरमेंट में आएंगे। तो ऑप्शन में है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है आपका ओजोन और चौथा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये कूट में बताने हैं। पहला चौथा ऑप्शन में है बेटी, पहला दूसरा, फिर है दूसरा तीसरा चौथा, फिर है पहला चौथा और फिर है सभी। पहला चौथा यानी कि कार्बन मोनो और सल्फर डाई, मीथेन और ओजोन नहीं। ठीक है, देखिए सभी आ जाएंगे, बता दे रहे हैं आपको, इसमें सभी आ जाएंगे। जितने भी आपके जैविक पदार्थ जैसे कि फसलों के जो अवशेष होते हैं, ये सब चीज़ें जब भी जलाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी, कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ कम, लेकिन निकलेंगे सभी। हाँ निकल, मैंने कहा था किसी भी फ्यूल के अपूर्ण दहन से। हाँ बिल्कुल, अगर किसी भी जो ईंधन है उसका अपूर्ण दहन हुआ यानी कि पूरी तरह से नहीं जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जो फ्यूल्स होते हैं उनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो कम मात्रा में लेकिन निकलता। आईएएस का क्वेश्चन है तो इतना नॉर्मल तो होगा नहीं, ये ध्यान देंगे। जैसे यंत्रों पर आधारित है, जैसे मान लीजिए जो यंत्र उसमें काम कर रहे हैं तो जो उससे नहीं, जो आपके अवशेष होते हैं, जो आपके अवशिष्ट होते हैं उसमें नमी होती है और जहाँ नमी होगी वहाँ मीथेन तो होगा ही, भले ही थोड़ी मात्रा में हो। सल्फर तो नॉर्मल सी बात है, जितनी भी धुएं वाली चीजें होंगी सल्फर होगा, नाइट्रोजन उसमें होगा ही। कार्बन मोनो क्यों होगा, क्योंकि अवशिष्ट भी तो हमेशा पूरे जलते नहीं है, कुछ गीले होते होंगे, कुछ कम सूखे होते होंगे। तो जब भी किसी चीज का अपूर्ण दहन होगा तो वो वहां से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। लेकिन ज्यादातर ये
यातायात संबंधी मोटर वाहन है, यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है, बाकियों से थोड़ा ही निकलता है लेकिन निकलता है। क्योंकि जो खेत होते हैं, जो फसलें होती है उसमें नमी, जहाँ भी नमी होगी निकलेगा। जैसे जो फसल होता है उसको जो आपके जानवर है खाते हैं ना, और जब वो जुगाली करते हैं तो वो जो पचाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। इसका मतलब पौधे जो होते हैं उनमें जो नमी होती है उसमें आपका मीथेन पाया जाता है, और उसको जब जलाएंगे नमी रहेगी तो मीथेन निकलेगा ना, या उनको जब सड़ाएंगे तब भी मीथेन निकलेगा, तब ज्यादा निकलेगा, ऐसे कब निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। जो आपने ना बायो ऑक्सीजन डिमांड, ये किसके लिए मानक है, तो मतलब ये क्या है, इससे देख करके आप क्या जानते हो। तो पहला है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए होता है। दूसरा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, और तीसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए, और चौथा उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। जलीय क्षेत्र में क्या होता है, पोल्यूशन को मापते हैं ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाती है, पादप लवणों की मात्रा भी घटने लगती है। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचार जिसे आप कहते हैं बायोडिग्रेडेबल तकनीक में कौन सा लाभ है, अगर ऐसी तकनीक अपनाते हैं तो क्या लाभ है। तो पहला है यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसे भारी धातुओं से युक्त किसी भी प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जो है समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, जैव उपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। बहुत आसान है, कूट पे बताना है। कोई गलत है इसमें, अगर गलत है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर में है पहले में केवल 1, दूसरे में है 2 3, तीसरे में है 1 3 और चौथे में है सभी। कोई इसमें गलत नहीं लग रहा आप लोगों को? दूसरा गलत है ना, क्योंकि जितने भी अपशिष्ट होंगे उसको कोई भी बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकता, आज ही बात हुई है, तो इसको हटा दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, पहला और तीसरा कि अभी आपने कहा कि जो तेल होते हैं उनको खाने के लिए हमने क्या किया, बैक्टीरिया बनाया है, यानी कि हम बैक्टीरिया को बना सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, और पहला तो सही ही है, ये बहुत आसानी से हमारे को क्या करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ये IS 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बताइएगा पारे और नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है। पारे से मीना होता है, क्या होता है, पारे से और हाँ बिल्कुल सही, पारे से मिनीमाता होता है, और नाइट्रेट जो आपका नाइट्रेट है इससे ब्लू होता है। हाँ सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, कुछ भी बताना है। पहला, निलंबित कणकीय पदार्थ में ठोस तथा निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं जिनका आकार 0.01 से लेकर के 100 जो है pm तक हो सकता है। क्या ये सही है? सही है, सही है। 0 से लेकर के 100 तक हो सकता है, लेकिन आपके लिए ज्यादा हानिकारक कौन 2.5 और 2.10 है, लेकिन हो सकते हैं, है ना। छोटे से लेकर के बड़े तक होते, बड़े हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो 2.5 से लेकर के 10 के बीच के होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ये जो छोटे निलंबित कणकीय पदार्थ हैं ये पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सही है ना, हाजी बात नहीं है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और दूसरा दाब और लवणता का DO में से कोई संबंध नहीं होता। पहला है कि अगर तापमान बढ़ाएंगे जल का तो उसमें ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता घट जाती है। सही है ना, बताया था हम लोगों को कि जब भी वाटर आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा और पानी गर्म होगा तो ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता घटेगी और जलीय पारितंत्र जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा, और सबसे ज्यादा उसके लिए नुकसान है। और दूसरा कह रहा है कि ये जो होते हैं दाब और लवणता का
ओ से कोई संबंध नहीं है। क्या ये सही है? दाब और लवणता का इससे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल होगा। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, संबंध होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि कौन से जो है चीज से कौन सी बीमारी होती है। तो आपका जो पहला है वो है एस्बेस्टस धूल, या सीधे धूल कर देते हैं। आपके पास आंसर होगा, मैच करके सही बताइएगा। सीधे धूल कर देंगे। एक तरफ आपका धूल है और धूल के अलावा आपका है सीसा है, पारा है, सीसा, पारा, और जो आपका चौथा है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी तरफ जो है पदार्थ दिया हुआ है, सॉरी मतलब जो पार्ट प्रभावित होता है शरीर का, मस्तिष्क है, उदर है, फेफड़ा है, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा, और इसके अलावा आपका जो लास्ट है ये है रक्त धाराएं। अब मैच करें। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं हो जाएगा, धूल से फेफड़ा हो जाएगा, फिर धूल से फेफड़ा है, और पारा से या फिर विषाक्तता पैदा होता है। क्या होगा? पारा से क्या होगा? सीसा से मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, सीसा से मस्तिष्क होगा। और जो आपका पारा है ये आपका होगा, ये याद रखिएगा। ये भी आपके यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। कुछ और भी है, और भी सॉल्व करना चाहेंगे? निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है जिससे मौत हो जाती है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और जल के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं, उपचार जो किया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसके द्वारा समुद्र में या स्थल पर जो भी आपके कीटनाशक और दूसरे प्रदूषक फैलते हैं उसको उपचार करने की जो पद्धति होती है वो क्या कहलाती है? तो पहला है सुपोषण, सुपोषण भी जानते हैं, जहाँ पे ज्यादा होगा वायु ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है अमोनीकरण, और चौथा है जैविक उपचार। और आपका है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता किसका संकेत करती है? अगर कहीं पर बीओडी अधिक है तो क्या संकेत कर रही है? पहला है खनिज प्राप्त कर रहा है, या गैस प्राप्त कर रहा है, या सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या एट्रोफिक है। हाँ, सीवेज से वो प्रदूषित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका बीओडी हो जाएगा। और आपका जो प्रदूषण का संकेतक पौधा है कौन सा है? लाइकेन है। किससे मिलके बना है? कवक से मिलकर के ये बना हुआ है। नेक्स्ट बताइएगा क्रम। प्रदूषण करने के आधार पर आपको क्रम बताना है। पहले में है सीएनजी पेट्रोल और डीजल, दूसरे में है डीजल पेट्रोल और सीएनजी। ज्यादा से कम की तरफ जाना है, ज्यादा प्रदूषण उससे कम उससे कम। तो पहले में है सीएनजी पेट्रोल और डीजल, दूसरे में है डीजल पेट्रोल और सीएनजी, तीसरे में है आपका पेट्रोल डीजल सीएनजी, और चौथे में है डीजल सीएनजी और पेट्रोल। बिना ऑप्शन ही बता सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपका प्रदूषण करेगा डीजल, उसके बाद पेट्रोल, सीएनजी आपका सबसे कम करता है। ठीक, अच्छी बात है। मैंने देते हैं कल फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा। बता दीजिए। आप लोग जो पढ़ा रहे हैं आप लोग उसका आंसर सही कर दीजिए। जब लगे